नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मई 2014 में जितने प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, जनता की आसमान छूती उम्मीदों का बोझ भी उनकी सरकार के कंधों पर उतना ही ज्यादा था। मोदी सरकार को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। इन 2 सालों में जनता की उम्मीदें कितनी पूरी हुई, सरकार का कामकाज कैसा रहा और उसके सामने चुनौतियां कौन कौन सी पेश आईं, इन तमाम मसलों पर हम मोदी सरकार के मंत्रियों से खास बातचीत लगातार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी जी जो हैं वो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के भी राज्य मंत्री हैं। राज्यसभा में सरकार के अल्पमत में होने का उनकी सरकार के कामकाज पर क्या कुछ असर पड़ता है और इससे वो कैसे निपटते हैं, इन तमाम मुद्दों पर सीधे बात करते हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से। नकवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। कैसे हैं आप? बस दुआएं हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। नकवी जी, जितने भी मंत्री आते हैं हमारे पास मोदी सरकार से मुतालिक, हम उनसे जरूर पूछते हैं कि 2 साल में क्या उपलब्धियां वो गिना सकते हैं जो सरकार ने काम किया। ये तो मैं आपसे पूछूंगा ही कि आपकी क्या उपलब्धियां रही 2 साल में। मैं ये भी पूछना जरूर चाहूंगा आपसे कि वो कौन सा काम है जो 2 साल में मोदी सरकार चाहकर भी नहीं कर पाई। देखिए, पहले तो एक बात हमें समझने की जरूरत है, और जो कि आप भी महसूस करते होंगे और पूरा देश महसूस करता है, कि जिस समय हमें सरकार बनाने का देश की जनता ने जनादेश दिया और हमें मौका मिला 2 साल पहले जी, उस समय देश के हालात क्या थे? चौतरफा नाकामियों का नगाड़ा, घोटालों का घंटाघर और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार और घोटालों की चौतरफा गूंज थी। हमने सत्ता में आने के बाद उन नाकामियों पर कोई भी सियासत नहीं की। उस नाकामियों पर जो सियासत करते हैं कि हम कहते हैं कि भाई हमारे तो नाकामी मिली, हम कुछ कर नहीं पा रहे, हमने उस पर सियासत नहीं की। उन नाकामियों को भी करेक्ट करने का संकल्प लेकर हम आगे बढ़े और हम देश के विकास और देश के लोगों, देश के गरीबों, देश के कमजोर तबकों, देश के आम लोगों, देश के नौजवानों तक तरक्की की रोशनी पहुंचाने के संकल्प के साथ आगे बढ़े। और सबसे महत्वपूर्ण जो मुझसे अगर पूछेंगे तो हमने दिल्ली के मोदी जी की सरकार ने दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाबी पे तालेबंदी की, और जिसका नतीजा ये हुआ कि जो सत्ता के दलाल और लूट लाबी वो एकजुट होते गए और एकजुट होकर के उन्होंने इन 2 वर्षों में किस तरह से मोदी जी की सरकार के खिलाफ नकारात्मक माहौल बने, इसका पूरा प्रयास, इसकी पूरी कोशिश की। उसमें वो जनता का समर्थन नहीं मिला, जनता का सहयोग नहीं मिला, इस नाते वो असफल जरूर हुए। लेकिन ये बात सही है कि उन्होंने पूरी नकारात्मक माहौल बनाने के जितने भी उनके घोड़े थे वो सारे घोड़े उन्होंने खोल लिए। उसके साथ ही देखिए, अगर आप देखें तो आज हमसे आप जब हम लेखा जोखा आपको अपनी सरकार का दे रहे हैं तो हमें इस बात का गर्व भी है, इस बात की खुशी भी है, और इस बात को हम बहुत ही पारदर्शिता के साथ, बहुत ही गर्व के साथ आपको कह रहे हैं कि हमने जो है वो लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार के लिए मुद्रा योजना के तहत लाभ पहुंचाया। हम कह रहे हैं कि हमने 5 करोड़ से ज्यादा गरीबों को एलपीजी देने का जो संकल्प था वो उसको हमने आगे अब तक पूरा किया है और आगे आने वाले दिनों में और पूरा करेंगे। और ये पहला मौका है कि कोई प्रधानमंत्री गिव अप कहते हैं और उस गिव अप का असर जो है वो आम लोगों पर सीधा पड़ता है जी। क्योंकि आज जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जिस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम हो गया था, जिस तरह से राजनीतिक और राजनीतिज्ञों के प्रति अविश्वास का माहौल हो गया था, उसमें जो है वो कोई 1 पैसा देने के लिए तैयार नहीं होता था अपने इच्छा से। और इतनी हजारों रुपए प्रति मंथ की सब्सिडी का गिव अप करोड़ों लोगों द्वारा कर देना, ये अपने आप में देश के इतिहास का पहला मौका होगा जिसमें किसी भी लोकतांत्रिक देश में इस तरह की किसी प्रधानमंत्री ने अपील की हो और उस अपील का सीधे सकारात्मक आम लोगों पर असर पड़ा हो, और जिसका प्रभाव आज दिखाई पड़ रहा है जी। वो माँ, वो बहनें, वो घर, वो गरीब, वो कमजोर तबके जो कि कभी सब्सिडी के बारे में, जो कभी एलपीजी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, उस गिव अप का यह असर पड़ा है कि आज वो एलपीजी जो है उनके घर तक पहुंची है जी। बेहतर है। आपने साफ तौर पर कहा कि पिछली सरकार की नाकामियों पर आपने राजनीति नहीं की बल्कि उन्हें सुधारने की कोशिश की। नकवी साहब, जब भी मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि गिनाई जाती है तो आर्थिक विकास दर के आंकड़े सामने किए जाते हैं। आप जानते हैं कि विपक्ष कहता है कि आप जो आंकड़े पेश करते हैं वो भ्रामक आंकड़े हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन में डालते हैं। एफडीआई जरूर बढ़ी है लेकिन उसमें मोदी सरकार की नीतियां जिम्मेदार नहीं है बल्कि ग्लोबल मंदी जिम्मेदार है। आप क्या कहेंगे?
देखिए, एक विपक्ष के साथियों को कहना है तो उनको कहने में मुझे लगता है कोई इतराज नहीं। एक गीत है कि दौर है संग आजमाई का और हम आईना सजाते हैं, तुम हवाओं को हौसला बख्शो, हम चिरागों की लौ बढ़ाते हैं। तो जो लोग विरोध करना है, जो लोग आरोप प्रत्यारोप लगाना है, वो लगाते रहे, हम उसकी चिंता किए बगैर पूरे जुनून और जज्बे के साथ, देश की तरक्की के जुनून, देश के गरीबों की तरक्की के जुनून और जज्बे के साथ काम करते रहे। अब क्या ये सच्चाई नहीं है कि जिस वक्त हमें सरकार मिली वो 4.6% की जीडीपी थी, आज जो है वो लगभग 8% के आसपास जीडीपी पहुंच गई है। इस सच्चाई को क्या वो इग्नोर कर सकते हैं? क्या इस सच्चाई को वो इग्नोर कर सकते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात तो आप दूर की है, दुनिया का कोई भी देश भारत की तरफ देखना नहीं पसंद करता था। उसे चौतरफा करप्शन दिखाई पड़ता था, कुशासन दिखाई पड़ता था, चौतरफा पॉलिसी पैरालिसिस दिखाई पड़ता था। आज जब आप हमसे लेखा जोखा ले रहे हैं तो पहले जो है वो करप्शन का लेखा जोखा लोग देते थे। आज हम कनेक्शन का, एलपीजी कनेक्शन का, रोड कनेक्टिविटी का हम लेखा जोखा दे रहे हैं। हम जो है वो लोगों के आर्थिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। एक के बाद एक हमने देश में इन 2 वर्षों में बहुत कुछ किया, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, ये बात भी सच है। हम भारत को जो है विश्व गुरु बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं और इसका प्रभाव और इसका असर दुनिया में पड़ा है। जो लोग विदेश जाते हैं, जो लोग विदेशों में भारत के प्रति जो लोगों की सोच और भारत के वहां की सरकारों के साथ साथ लोगों की सोच में बहुत बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक सच है और उस सच को कोई आंख बंद करके स्वीकार करना चाहे, नहीं करना चाहे, कहना चाहे, नहीं कहना चाहे, लेकिन वो सच आज जमीन पे दिखाई पड़ रहा है। आज जमीन की वो हकीकत है, उस हकीकत को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जी नकवी साहब, एक और हकीकत है, चूंकि आप संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि 3 सत्र से हम देख रहे हैं राज्यसभा में कोई कामकाज नहीं हो पाया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप मानते हैं कि आपका फ्लोर मैनेजमेंट कमजोर है या फिर विपक्ष बहुत ज्यादा मजबूत है, हावी हो जाता है? नहीं, देखिए, पहली बात यह है कि इसमें फ्लोर मैनेजमेंट का कोई बहुत बड़ा हाथ होता नहीं है। अगर फ्लोर मैनेजमेंट की दृष्टि से देखें तो हमने तो संतोषजनक काम किया है। राज्यसभा में 24 बिल पास किए इस बजट से सत्र में और लोकसभा में भी हमने 20 बिल पास किए। ये बात सही है कि बहुत से महत्वपूर्ण बिल है जिसमें जीएसटी है, जिसे कि पास होना चाहिए। उसके लिए कांग्रेस पार्टी जो उसका विरोध कर रही है उसके पीछे कोई तर्क नहीं है, कुतर्क है। और जो कुतर्क कर रही है उसकी वजह से वो विपक्ष के जो जितने भी और पार्टियां हैं उनमें अलग थलग पड़ती जा रही है। हमें उम्मीद है कि जो मानसून का सत्र आएगा उसमें जीएसटी हम प्राथमिकता के आधार पर पास करने में सफल होंगे, एक चीज। दूसरी चीज देखिए, आप बचपने से सुनते आ रहे हैं, हमारे जो और भी पीढ़ी रही होगी वो भी सुनती आ रही, मेरा गांव मेरा देश, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी। लेकिन कृषि की तरफ कभी भी किसी भी सरकार ने ईमानदारी के साथ प्राथमिकता के आधार पर ध्यान नहीं दिया। गांव की तरफ ध्यान नहीं दिया, किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया, गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दिया। मोदी जी की सरकार ने और मोदी जी ने मेरे गांव मेरे देश के उस संकल्प को जमीन पर उतारा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती की बात को उन्होंने उसको पकड़ करके और उसको मजबूती के साथ हकीकत में बदलने का संकल्प लिया और उन्होंने संकल्प लिया कि हम मेरे किसानों की आमदनी 2 गुने होनी चाहिए, वो होगी। सॉइल हेल्थ कार्ड, उसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और एक के बाद एक जो है गांव में जो गांव सभाएं होती हैं वो सबसे बड़ा एक केंद्र होता है गांव के विकास का। जी। 80 लाख रुपया उन गांव सभाओं को सीधे गांव के विकास के लिए केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। जी। उसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो यूरिया एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। यूरिया को लेकर के आंदोलन हुआ करते थे, यूरिया को लेकर के लाठियां चलाई जाती थी, यूरिया को लेकर के यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। यूरिया जो है वो जो दुकानदार है या जो सेंटर है यूरिया का वो दे नहीं रहा है। यूरिया और नीम कोटेड यूरिया, इसके अलावा जो आम किसानों को सुविधा आसानी के साथ मिलना चाहिए उसका जो है वो पूरी तरह से प्रबंध किया गया और उसका नतीजा हुआ कि खाद को लेकर के किसी भी तरह की इस पूरे 2 साल में कहीं पर कोई समस्या नहीं आने पाई।
बहुत अच्छी बात उसमें न बिचौलियों का कोई ज्यादा प्रभाव पड़ने पाया और न दलालों का प्रभाव पड़ने पाया और न जमाखोरों का प्रभाव पड़ने पाया और न ब्लैक की कोई कहानी सुनाई पड़ी। आज कहीं पे किसी भी क्षेत्र में आप देखें ना, लाइन लगी हुई है, न कोई कंट्रोल हो रहा है, न किसी तरह का, सारी चीजें उपलब्ध है। और वो ऐसे हालात में जब पूरी दुनिया आर्थिक तंगी और मंदी से जूझ रही है, कोई सामान्य स्थिति इस समय नहीं है भारत के लिए। आर्थिक तंगी और मंदी जो है पूरा विश्व में है, उसके बावजूद भी अगर हम अपनी जीडीपी ग्रोथ को 7.8% से ऊपर लेके जा रहे हैं और उसको हमने स्टेबल किया हुआ है, अच्छी बात। अगर हमने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बना करके रखा हुआ है, अगर हम देश को आर्थिक मंदी और तंगी के दौर से जो है वो दो चार होने से बचा रहे हैं, तो ये अपने आप में मजबूत राष्ट्रवादी राजनीतिक इच्छा शक्ति का एक प्रमाण है, जो कि नरेंद्र मोदी जी का एक मजबूत नेतृत्व, एक प्रभावशाली नेतृत्व और एक पारदर्शी नेतृत्व इसका जो है वो सबसे ज्यादा। आपने मोदी साहब के प्रभावशाली और पारदर्शी नेतृत्व की बात की, लेकिन एक दिक्कत ये भी है नकवी साहब कि जब भी मोदी सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर चर्चा होती है तो उपलब्धियों से ज्यादा विवादों की चर्चा होती है। खासकर विपक्ष जो है वो अल्पसंख्यकों के मन में ये डर बिठाने में अक्सर कामयाब नजर आता हुआ दिखता है कि मोदी सरकार में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। बीफ पर विवाद, अवार्ड वापसी, लव जिहाद, जिस तरीके की घर वापसी के पर विवाद हुए, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इन सब बातों के लिए? देखिए, एक बात मैं तो उस वक्त आपको जब 2 साल का आप हमसे लेखा जोखा ले रहे हैं, हिसाब किताब ले रहे हैं, तो हम तो उसको हिसाब किताब आपको देने को उस पर भी हम बात करेंगे आपसे। देखिए, अगर आप देखें तो देश में सांप्रदायिक हिंसा और सांप्रदायिक उन्माद की जो घटनाएं हुई हैं वो 98% कम हुई हैं इन पिछले 2 सालों में। मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा। उसके साथ ही साथ अल्पसंख्यकों की सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी पहले थी 6.4 या 5%, आज जो है वो लगभग 7.8%, यानी कि लगभग 2.5% बढ़ गई है और आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। आप ये बात समझने की जरूरत है कि आज देश में विकास के माहौल के साथ साथ विश्वास का भी माहौल है जी। अब अवार्ड वापसी आ जाइए आप, अब जो है वो इंटॉलरेंस और टॉलरेंस का जिक्र कर लीजिए। ये सारे के सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोपेगेंडा, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, बिहार का चुनाव आएगा तो अवार्ड वापसी शुरू हो जाएगी। देश में मेक इन इंडिया का कार्यक्रम एक तरफ हो रहा है, एक तरफ 54 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में जो है वो देश भारत के साथ बैठ करके विकास की ताने बाने को बुन रहे हैं, तो उस समय जो है वो इंटॉलरेंस का मुद्दा आ जाता है। ये पूरी तरह से राजनीतिक रूप से प्रायोजित कार्यक्रम था। ठीक है, बिहार का चुनाव खत्म, अवार्ड वापसी हजम जी। वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से जो लोग निकाल के अवार्ड दे रहे थे सन 1920 में, मुझे अंग्रेजों ने अवार्ड दिया है, मोदी जी आप मुझसे वापस ले लो। ठीक है, तो वो कहां चले गए पता नहीं हुआ। क्या अभी जो है वो जिस वक्त वो चुनाव हो रहा है उस समय वो अवार्ड वापसी इसलिए कर रहे थे कि इंटॉलरेंस था और अब जो है वो ठीक हो गया, कहां चले गए वो लोग? ठीक है, मैंने मान लिया नकवी साहब से पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोपेगेंडा भी था और पॉलिटिकली मोटिवेटेड पाखंड भी था जी। मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन अभी एक नया विवाद शुरू हो गया है। 21 जून को जिस तरीके से दूसरा योग दिवस बनाया जाएगा, अब इस पर जो है आयुष मंत्रालय के एडवाइजरी में ओम लिखे होने पर नकवी साहब आप जानते होंगे मुस्लिम धर्मगुरुओं को आपत्ति हो गई। हालांकि सरकार इस पर सफाई दे चुकी है कि ओम का उच्चारण जरूरी नहीं होगा। मेरा सवाल आपसे ये कि अगर ओम का उच्चारण जरूरी नहीं होगा तो एडवाइजरी में इसका जिक्र करना भी जरूरी क्यों था? देखिए, पहली बात एक बात देखिए कि जो योग है वो सेहत के खजाने की कुंजी है, बल्कि सेहत के खजाने की गोल्डन की। आप तो रोज सुबह उठ के करते हैं। अब आपको उस गोल्डन की को लेकर के और सेहत के खजाने तक पहुंचना है तो पहुंचिए, नहीं पहुंचना है तो मत पहुंचिए। आपको किसने रोका है? कोई कंपलसरी तो कर नहीं दिया गया कि आपको योग करना ही है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर आपको ओम नहीं कहना है अल्लाह कहिए। आपको दोनों चीज नहीं कहनी है तो दोनों चीज मत कहिए। आपको जो आपको पसंद है, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो जी। लेकिन मुझे लगता है कि सेहत पर सियासत अगर हो तो ये जो है वो कतई जो है वो ठीक नहीं है। तो आपको लगता है जो उनका विरोध जो है वो सियासत कर रहे हैं, देश के संस्कार का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल,
उनको जो है वो इसमें बिल्कुल जो है वो सियासत कर रहे हैं, और ये पिछली बार भी ऐसा ही किया था लोगों ने, और जितना किया था उतना ही लोगों ने बढ़ चढ़ करके योग के कार्यक्रम में हिस्सेदारी की, भागीदारी की, और जिसका नतीजा हुआ कि न बिल्कुल उनको जो है वो इसमें बिल्कुल जो है वो सियासत कर रहे हैं, और ये पिछली बार भी ऐसा ही किया था लोगों ने, और जितना किया था उतना ही लोगों ने बढ़ चढ़ करके योग के कार्यक्रम में हिस्सेदारी की, भागीदारी की, और जिसका नतीजा हुआ कि न केवल देश में बल्कि विदेश में योग जो है वो पूरी तरह से लोगों तक, घरों तक पहुंचा। और देखिए, एक बात समझने की जरूरत है, ये हमें तो गर्वान्वित होना चाहिए कि योग तो मेरे देश का है, मेरे देश के ऋषि मुनियों के समय से है, मेरे देश के सूफी संतों के वक्त से है, और ये तो मेरे देश का गर्व, मुझे हम सबको गर्वान्वित होना चाहिए कि मेरे भारत का एक इतना संस्कार इतना बढ़ा है, संस्कार को लोगों ने अपनाना शुरू किया है, तो उसके लिए अगर सरकार उसको प्रोत्साहित कर रही है तो उस पर सियासत हमें लगता है ठीक नहीं है। बिल्कुल, उस पर सियासत ठीक नहीं है। अच्छा, विपक्ष आपके लिए एक और परेशानी पैदा कर रहा, नकवी साहब, विपक्ष का कहना है कि सरकार जो है वो इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है। दिल्ली में पहले औरंगजेब रोड का नाम बदल दिया गया, अब वीके सिंह साहब ने फिर चिट्ठी लिखी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप मार्ग कर दिया जाए। अकबर के नाम में क्या दिक्कत है? देखिए, एक बात हमें समझना चाहिए कि जब भी हमारे किसी भी पीढ़ी को उस गुलामी की निशानी दिखती है तो वो चुपती है, और वो चुपती है। तो आज हमारी सरकार आई तो इसलिए ये विवाद और इसलिए ये बात आई, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के समय में भी आई, इससे पहले भी सरकारें रही, उसमें भी आई, और लोगों ने अपनी बात कही कि भाई जो आजादी के गुलामी की जो निशानियां हैं उसको बार बार महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। इस तरह के तमाम तरह के सुझाव अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग सेक्शन से, अलग अलग समाज के हिस्सों से आते रहते हैं जी। इसलिए जो है वो जरूरी नहीं है कि उन सुझावों को जो है वो हम कोई सरकार मान करके एकदम कोई चेंज करने जा रही है, लेकिन सुझाव लोग देने का इस किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक अधिकार है, और उस अधिकार से उनको हम वंचित नहीं कर सकते। जी। अच्छा, विपक्ष स्वामी जी को भी अक्सर निशाने पर रखती है। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में भी हमने देखा कि चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष का जो कोटे का टाइम था वो आपने सुब्रमण्यम स्वामी साहब को दे दिया, और इस पर विपक्ष की तरफ से तीखी आलोचना हुई। आनंद शर्मा हो या गुलाम नबी आजाद, उन्होंने कहा कि सरकार ने जो तोहफा देश को दिया ये आपको महंगा पड़ेगा। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ये भी कहते हैं कि भाई साल के अंत तक वो राम मंदिर बना देंगे और ये उनके एजेंडे में शामिल है। अब रघुराम राजन पर भी उनका निशाना है, साफ तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो उनसे इत्तेफाक नहीं रखते और वो देश के लिए खतरनाक हैं। क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं? क्या इत्तेफाक रखती है सरकार सुब्रमण्यम स्वामी साहब की बातों से? देखिए, स्वामी जी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ एक बहुत ही जाने माने सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट के समाज सुधारक भी रहे हैं। तमाम अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग उनके विचार रहे हैं, अलग अलग उनकी राय रही है, और उस राय को लेकर के वो मजबूती के साथ खड़े होते रहे। इसलिए अब कांग्रेस की बेचैनी उनको लेकर के हम समझ सकते हैं। कांग्रेस के लिए जो उनका चेहरा जो है वो बेचैन, उनका चेहरा देख के ही कांग्रेस बेचैन हो जाती है, उसका भी हम एहसास कर सकते हैं। इसलिए कांग्रेस को हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए वो तोहफा थे, तोहफा है, तोहफा रहेंगे। कांग्रेस के लिए वो क्या बनेंगे वो आगे आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा। अच्छा, नकवी साहब, एक बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार की ये भी नजर आती है कि भ्रष्टाचार के मामले पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, और 2 साल में किसी पर भी किसी तरह का भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि 2 साल में लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो पाई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार पर इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। तो क्या दिक्कत क्या है? लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, पहली बात, एक बात, लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई, लोकपाल की नियुक्ति हो जाएगी। क्या लोकपाल की नियुक्ति के बिना हम जो है वो किसी तरह से भ्रष्टाचार को, भ्रष्टाचार के बढ़ावे को, भ्रष्टाचार को जो है वो किसी तरह से रोकने में हम असफल रहे क्या? क्या हमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किसी सीवीसी के हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ी क्या? क्या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को ये कहना पड़ा क्या कि साहब आपके सरकार में रहते भ्रष्टाचार रुक नहीं पा रहा है? क्या किसी को हमें ये बताना पड़ा क्या कि आपको भ्रष्टाचार रोकने के लिए ये करना चाहिए? नहीं बता पड़ा। हम भ्रष्टाचार को रोकने के, हम भ्रष्टाचार मुक्त विकास युक्त भारत के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं, और उसका जमीन की हकीकत, जमीन की सच्चाई के रूप में दिखाई पड़ रहा है। जहां तक सवाल है, अगर आप देखें, एक बात मैं आपके कार्यक्रम में ये कहना चाहूंगा
कि जो लोग बहुत शोर मचाते हैं कि दरअसल होता क्या है कि अब काला धन, ब्लैक मनी, अब ब्लैक मनी में वो लोग आवाज उठा रहे हैं जो लोग कि पूरी तरह से ब्लैक मनी के मामले पे फेल हो गए हैं। यहां मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है। तो कई झूठे इकट्ठा होकर के और ब्लैक मनी पर दुष्प्रचार कर रहे हैं। उनको भी हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि ब्लैक मनी दुनिया के किसी भी कोने में होगा, चूहे की बिल से भी निकाल करके उसको हम भारत लाएंगे। हाँ, लेकिन दिक्कत है कि कोई समय सीमा नहीं बताते, काम कर रही है। दिक्कत और है कि उसमें हमने 50% से ज्यादा सरकार की मंशा पर नकवी साहब सवाल नहीं, लेकिन समय सीमा नहीं बताई गई, इससे दिक्कत है। नहीं, समय सीमा देखिए क्या है। जो अब मैं फिर पिछली बार सरकार के बारे में बता दूं, पिछली सरकार को तो कोई सहयोग सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। कोई देश उनसे ट्रीट ही नहीं कर रहा था कि हम वो आपको जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। अब कम से कम जो है उन देशों से पता लगना शुरू हो गया है कि किस देश में क्या है ब्लैक मनी और किस जहां पर कहां रखी हुई है जी। उसके बारे में हमने कोर्ट में भी फौरन बता दिया। हाँ। SIT बनाई और एक प्रक्रिया जो है, जिस प्रक्रिया को देखिए क्या है, हम कोई ऐसा तो है नहीं वो जमाना कि ब्लैक मनी यहां घोड़े से हम पूरे के पूरे अली बाबा 40 चोरों का वो लेके गए और वहां से लाद के लेके चले आए। जी जी। अरे भैया, हम जो है वो उसको एक सिस्टम के तहत करेंगे और उस सिस्टम के तहत जो है उसमें हमने सफलता हासिल कर ली है। आज जो है वो उस जो पिछली ब्लैक मनी है वो छोड़िए, अब जो है वो किसी तरह का कोई भी गड़बड़ झाला और कोई भी जो है वो घोटाला नहीं हो रहा है। जी ठीक है। नकवी साहब, आपसे बात करना हमेशा दिलचस्प रहता है, अभी भी बहुत सारी बातें करने का मन है, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है इसकी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा इंडिया न्यूज से आप जुड़े, सरकार के कामकाज पर आपने बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ खास मुलाकात में अभी के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।